यहाँ से निकलने से पहले अमरेली के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अमरेली का नाम तो बहुत सुन रखा था, मगर मैं इस तरफ कभी नहीं गया था। दोपहर का खाना खाने में लंगर में गया तो वहाँ फिर अपने तय खाने वाले संतरी से मुलाकात हो गई। न जाने क्यों मैंने इसके सामने अमरेली का नाम लेना मुनासिब न समझा। ये मेरी एक कमांडो जासूस की दूर अंदेशी थी, जिसने मुझे ऐन वक्त पर रोक दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ तो कैप्टन गुप्ता को किसी तरह इल्म हो जाता कि पाकिस्तानी लड़की नौरीन के फरार और इंडियन फौजियों की हलाकत की साजिश में इसे बता देगा कि मैं इससे अमरेली के बारे में पूछ रहा था। और जाहिर है फिर फौज के लिए वहाँ मिनटों में पहुंच जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने ये काम लखन डाकिया से लेने का फैसला किया। चनाचा अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मैंने साइकिल पकड़ी और खेलपुर कस्बे की तरफ चल पड़ा। लखन अपने मकान के सहन में चारपाई पर बैठा रोटी खा रहा था। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, आज तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था बाबू। लखन बोला, आओ बैठो रोटी खाओ। रोटी हमने मिलकर खाई। इसके बाद बीड़ियां सलगाकर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में मैंने इस अमरावती के शहर का जिक्र किया कि वहां मेरे एक रिश्ते में खालू का पता चला है। जी चाहता है कभी उधर का भी चक्कर लगाऊं। लखन बोला, अरे तो छुट्टी लेकर क्यों नहीं चाहते? अपने रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तेदार आखिर अपने होते हैं। मैंने कहा, दादा ये अमरावती यहाँ से कितना दूर होगा? वो बोला, तुम्हें अहमदाबाद से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तुम डांड के रेलवे स्टेशन पर उतर जाना, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी। आगे बुलारिया का कस्बा आता है। यहाँ से एक रास्ता तो अमरेली को जाता है और दूसरा अमरावती को जाता है। सुबह को चलोगे तो शाम को वहां पहुंच जाओगे। मैंने सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। वो बोला, अमरावती शहर जितना कस्बा हो गया है। रेलवे लाइन बन रही है इधर, अगले साल तक तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, फिर रास्ता छोटा हो जाएगा। डांड से सीधी रेल जाया करेगी। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा दादा अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। फिरोज भाई के बारे में इसने सिर्फ इतना बताया कि वो अभी तक पुलिस वालों की हिरासत में है। मैं चुपके से इजाजत लेकर वहां से साइकिल पर सवार होकर निकल आया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं वापस कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। मैंने झोंपड़े में जाकर रुपयों का जायजा लिया। मेरे पास 500 रुपये थे। ये रुपये मेरे सफर के अखराजात से बहुत ज्यादा थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से चल दूं। रखेलपुर से बस पकड़ूंगा जो मुझे अहमदाबाद पहुंचा देगी, और फिर अहमदाबाद में अपने मैकेनिक एजेंट से मिले बगैर डांड की तरफ निकल जाऊंगा। अपने एजेंट से मिलकर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं थी। आखिर मुझे नरीन को लेकर वापस इसी के पास ही आना था। मेरे मंसूबे में यह भी शामिल था कि कैप्टन गुप्ता से यह कहकर एक दिन की छुट्टी ले लूं कि रखेलपुर अपने एक बीमार दोस्त की इयादत के लिए जा रहा हूं, ताकि मेरा अचानक गायब हो जाने से इसे शक न पड़े। रात का खाना खाने मैं लंगर में आ गया। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से कुछ नए फौजी आए हैं, जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। मैं मुहतात हो गया। मेरा संतरी दोस्त और हवलदार किशन लाल भी मेरे करीब ही बेंच पर बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, मगर मैंने इनसे कोई बात न की। मेरा तय खाने वाला संतरी दोस्त अपनी बाल्टी उठाकर मेरे पास आकर बैठ गया। दादा क्या सोच रहे हो? आज किसी से बात नहीं करते? मैंने हंस कर कहा, ऐसी बात नहीं है दादा, असल बात यह है कि कस्बे में मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त बीमार है। इसके बारे में परेशान हूँ। सोचता हूँ कल कप्तान साहब से छुट्टी लेकर इसकी खबर ले आऊं। क्यों नहीं चले जाना? संतरी ने बेनियाजी से कहा। लंगर से उठकर मैं कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चला कि सुबह की छुट्टी लेकर कहूँ। फिर सोचा कि एक दरख्वास्त लिखकर तहखाने वाले संतरी को दे देता हूँ। मैं नए कैप्टन के सामने नहीं जाना चाहता था। मैंने कॉपी का वर्क फाड़कर इस पर गुजराती जुबान में छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी शुरू कर दी। मैंने अभी 2-3 सतरें ही लिखी थी। एक फौजी लंबे लंबे डग भरता दरवाजे पर आकर रुक गया और करखत आवाज में बोला, चलो तुम्हें कैप्टन साहब ने बुलाया है। एक बार तो मेरा दिल डूब सा गया। मुझे कैप्टन गुप्ता की सर्द ठंडी बेदर्द आंखें याद आ गईं। मैं भाग नहीं सकता था। कॉपी बंद करके उठा और संतरी के साथ कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कैप्टन गुप्ता अपने कमरे में सोफे पर स्लीपिंग गाउन पहने बैठा था। इसके दोनों हाथ जेबों में थे। हवलदार मुझे लेकर कमरे में आया तो कैप्टन गुप्ता ने इसे इशारे से बाहर जाने को कहा। हवलदार सल्यूट करके चला गया।
इस बंगाली कैप्टन के चेहरे पर कुछ ऐसी मशकूक किस्म के तासरात थे कि मेरा माथा ठनका कि दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैंने अपने चेहरे से कुछ ज़ाहिर ना होने दिया और सलाम करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कैप्टन गुप्ता ने एक पल के लिए अपनी छोटी छोटी सर्द आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। इसकी निगाहों की बेचैन ठंडक जिस्म के रगवपे में उतरती महसूस हुई तो मैंने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, सर आपने मुझे याद किया। बंगाली कैप्टन बदस्तूर मुझे घूरता रहा। फिर इसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं एक अदना मुलाजम की तरह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। अब कैप्टन गुप्ता हिंदी में बोला, तुम गुजराती मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ साहब, सूरत में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप बचपन ही में मर गए थे। कैप्टन गुप्ता ने मेरी बात काट कर दी। तुम शहर को छोड़कर इस कस्बे रखेलपुर में नौकरी की तलाश में क्यों आए थे? मैं बेहद मुहतात हो गया क्योंकि इस बंगाली कैप्टन को मुझ पर कुछ शक पड़ चुका था। मैंने आजाना लहजे में कहा, साहब जी, शहर में कोई काम ना मिला तो इधर आ गया कि कस्बे में छोटा मोटा काम भी मिल गया तो रुकी सुखी खाकर गुजारा हो जाएगा। कैप्टन गुप्ता के दोनों हाथ स्लीपिंग गाउन की जेबों में थे और वो अपने दाएं हाथ को जेब के अंदर घुमा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम डाकखाने में पीकर थे, फिर यहाँ पूना रेजिमेंट की कमांड पोस्ट में क्या सोच कर आए थे? यह बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन मैं भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, पहले वाले कप्तान सिंह साहब को मैंने सप्लाई डिपो की चोरी पकड़वाई थी। इन्होंने खुश होकर मुझे अपना खास सिविलियन अर्दली बना लिया। अब आपकी खिदमत लगा हूं। कैप्टन गुप्ता ने अपना दायां हाथ जेब में निकाला तो मुझे इसके हाथ में एक छोटा पिस्तौल चमकता नजर आया। तुम जेरे हिरासत हो। वो सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। इसने चलाकर हवलदार को आवाज दी। हवलदार ठकाठक फौजी बोर्ड बजाता अंदर घुस आया। कैप्टन गुप्ता ने इसे हुक्म दिया, इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दो, ये दुश्मन का जासूस है। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन हिल गई। फिर मैंने अपने हवास को मुजतमा किया और हाथ बांधकर कहा, साहब जी, मैं जासूस कहाँ हूँ, मैं तो भारतीय सेना का सेवक हूँ जी। कैप्टन गुप्ता ने आगे बढ़कर दाएं हाथ से मेरे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और गिरा कर बोला, ये तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि तुम कौन हो। ले जाओ इसे हवलदार। एक बार तो मेरा खून खोल उठा, मगर मामला इस कदर नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुका था कि मेरे पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा ना था। हवलदार ने अपनी राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगा दी और रौबदार आवाज में हुक्म दिया, आगे चलो। बाहर रात गहरी हो रही थी और आसपास अंधेरा छाया था, मगर चंद कदमों के फासले पर कमांड पोस्ट के ऑफिस, बैरक और डिस्पेंसरी के बाहर बल्ब रोशन थे और गार्ड पहरे पर थे। हवलदार ने बाहर निकलते ही फौजी जवानों को आवाज दी। एकदम से 3 फौजी बैरक में से निकल कर हमारी तरफ लपके। ये दुश्मन का एजेंट है, इसे क्वार्टर गार्ड में बंद करना है। इन फौजियों ने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और अंदर बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से मुतफ्फिल कर दिया और 2 फौजी वहां सीन गन्ने उठाए पहरे पर खड़े हो गए। थोड़े से वक्त में सब कुछ उलट पुलट हो गया था। कहा मैं पू फटनी की लारी से अहमदाबाद फरार होने का मंसूबा बना रहा था और कहा अब फौज क्वार्टर गार्ड में एक दुश्मन जासूस की हैसियत से बंद था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। सिविलियन जेल से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन फौजी क्वार्टर गार्ड से भागना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात का था कि अगर किसी वजह से मेरी पुरानी हिस्ट्री खुल गई तो मुझे फौरन शूट कर दिया जाएगा। मैं क्वार्टर गार्ड के फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गया और इस वक्त मेरा जहन बहुत परेशान था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों ना शाम होते ही वहां से निकल गया। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। अगरचा मुझे इस बात का यकीन था कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी की बेटी नौरीन भारतीय फौज के चुंगल से निकल चुकी है और यहाँ से 2 नरोला पहाड़ियों में मेरी मोहसन, मेरी महबूबा और बकौल उसके मेरी पत्नी सुधा रंगनी डाकू की हिफाजत में है। इसके बावजूद अभी डॉक्टर अफरीदी इन लोगों की कैद में था और जैसा कि मुझे पता चला था कि इसे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। अलावाजी मुझ पर मिलिट्री पूछगिछ की नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों का एक लामतनाही सिलसिला नाज़िल होने वाला था। मैं एक तजर्बाकार और मुहब्बल वतन कमांडो था, मगर इस बात का खदशा मेरे एहसास से चिमटा हुआ था कि कहीं इंटेरोगेशन के दौरान किसी ट्रैंकुलाइजर या बेहोशी की दवा के ज़रिए असर मेरे मुंह से नौरीन के ठिकाने के बारे में कोई बात ना निकल जाए। इन तमाम हालात के पेश नज़र
मेरा फौज की कैद से फरार बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन इंडियन मिलिट्री की कैद से किसी दुश्मन के जासूस का फरार हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहरहाल मेरे जहन ने फरार के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक बात का मुझे यकीन था कि कैप्टन गुप्ता सिर्फ आज की रात मुझे क्वार्टर गार्ड में रखेगा और सुबह होते ही फौजी गार्ड की हिफाजत में शायद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दे। लेकिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी जासूस से कीमती राज उगलवाने का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था। चुनाचा दूसरे रोज इसके हुक्म से मुझे रखेलपुर वाली कमांड पोस्ट के तहखाने में इस कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां इससे पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी नूरीन को रखा गया था। अब कैप्टन गुप्ता ने पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले 2 रोज तो मुझे मारा पीटा गया और मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, सौराष्ट्र का रहने वाला गरीब नौजवान हूँ। मगर कैप्टन गुप्ता के हुक्म से 2 फौजी मुझे छत से उल्टा लटका कर गूंसों से मेरी पिटाई करते रहे। रात को मुझे छत के रस्से से उतार कर फर्श पर लटा दिया गया और एक मरहट्टा फौजी ने मेरी गर्दन पर अपनी भारी बूट रख कर दबाना शुरू कर दिया और दूसरा फौजी मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जलता हुआ सिगरेट लगाने लगा। मेरी चीखें निकल गई। बंगाली कैप्टन ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और कहा, पाकिस्तानी मफरूर लड़की कहाँ है? अब भी बता दो तो मैं तुम्हारी माफी का जुम्मा लेता हूँ। तुम्हें हम खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कराते हुए कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, जासूस नहीं हूँ साहब जी। ये सुनते ही एक बार फिर मुझ पर लातों और गूंसों की बारिश कर दी गई। सारी रात नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। दूसरे रोज मुझे अजियत का निशाना नहीं बनाया गया था। तीसरे दिन फिर बंगाली कैप्टन मेरे सर पर मौजूद था। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे जिस्म को दनक कर रख दिया गया था। एक आंख सूज गई थी। दिन में एक बार मुझे खाने को एक सूखी रोटी और पानी की तरह पतली दाल दी जाती थी। मैंने अंतहाई अजियत सह कर भी अपनी जुबान न खोली। तीसरा हफ्ता जा रहा था। 2 रोज से मेरे पास सिवाय दाल रोटी देने के और कोई न आया। शायद बंगाली कैप्टन मुझसे राज उगलवाने के लिए कोई नया सितम ईजाद करने की फिक्र में था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे कुछ एहसास नहीं था कि कोठरी में दिन कब तलू होता है और रात कब छा जाती है। एक धीमा बल्ब मुसलसल कोठरी के बाहर जलता रहता था और जो 2 सिपाही बाहर पहरा देते थे, इनमें से मेरा कोई जाने वाला नहीं था। ये सिपाही वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक रोज मैं कोने में लगा अकड़ू बैठा अपनी सूजी हुई एक आंख पर अपने कुर्ते के दामन से गर्म सांस की टकोर कर रहा था कि राहदारी में फौजी बूटों की आवाज गूंजी। 2 मरहट्टा सिपाही ताला खोलकर मेरी कोठरी में दाखिल हुए। एक फौजी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और दूसरे की तरफ धकेल कर कहा, बाहर चलो। दिल में ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मुझे तहखाने से निकालकर खुली हवा में लाया गया तो देखा कि आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। ठंडी हवा चल रही थी और सामने एक फौजी स्टेशन वैगन खड़ी थी, जिसके पास 3 फौजी राइफलें थामे अटेंशन खड़े थे। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कैप्टन गुप्ता अपने ऑफिस से निकला तो उसके साथ एक नौजवान फौजी भी था। कैप्टन ने इसके हाथ में कुछ कागज थमाए और इसे मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा, जो मैं दूर होने की वजह से सुन ना सका। मुझे दोनों मरहट्टा फौजी अपने घेरे में लिए खड़े थे। नौजवान फौजी ने कैप्टन को सलूट किया और मेरी तरफ बढ़ा। ये खुश शक्ल सांवली रंगत वाला लेफ्टिनेंट था, जिसकी टोपी पर मरहट्टा राइफल्स का निशान लगा था। इसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे बाजू पुश्त पर बांधे और मुझे स्टेशन वैगन में धकेल कर अकबी दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे दरवाजे से ये दोनों मरहट्टा सिपाही भी अंदर आकर मेरे सामने बैठ गए। इनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त और खामोश थे। दूसरे लम्हे स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं कुछ देर तो सर झुकाए बैठा रहा। फिर मैंने एक ठंडी सांस भरी और स्टेशन वैगन के अंदर के माहौल का जायजा लिया। दोनों फौजी मेरे सामने वाली सीट पर इस तरह बैठे थे कि राइफल इनके हाथों में थी और इनके बट स्टेशन वैगन के फर्श से लगे थे। वैगन के दोनों पहलू पर एक एक रोशनदान किस्म की खिड़की बनी थी, जिनमें से बाहर दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। अकबी दरवाजा बंद था। इसके ऊपर 2 गोल सुराख थे। इनमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस किस्म के 2 रोशनदार मेरे पीछे वाली साइड में भी थे। महज आदत से मजबूर होकर यह सब कुछ देखने लगा था, वरना इस वैगन से फरार का तस्वर भी
मैं अपने जहन में नहीं ला सकता था। एक तो वैगन बंद थी, फिर मेरे दोनों हाथ मेरी पीठ पर बंधे थे। इस पर सतम फलाए सतम ये के दो चाकू चबंद मरहट्टा फौजी मेरे सामने राइफल लिए बैठे थे। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया, अब ये मुझ पर क्या जुल्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मौत मंजूर है, मगर जुबान से एक लफ्ज भी नहीं उगलूंगा। फौजी वैगन कच्चे रास्ते से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ गई थी। इसका रुख शमाल मगरब की तरफ था और ये सड़क अहमदाबाद शहर की तरफ जाती थी। हो सकता है मुझे अहमदाबाद शहर के किसी फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा हो, मैं सोच रहा था। और फौजी वैगन छोटे छोटे कस्बे को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वैगन की छत पर बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज आने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सर झुका लिया और तसव्वुर ही तसव्वुर में लाहौर शहर की बारिश को देखा कि शालामार बाग के बुलंदो बाला गुंजान दरख्तों पर शीशे के किन्नों की तरह गिर रही है और फजा गुलाब और मोतियों की खुशबू से महक उठी है। खुदा जाने अब मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की ज़ियारत नसीब भी होगी कि नहीं। एक एतबार से मैं काफ़ी हद तक मायूस हो गया था, क्योंकि जिस अंदाज में मेरी निगरानी की जा रही थी, यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आती थी। शायद ये इस कुर्ब अंगेज अजियत का असर था जो मुझे 14-15 रोज मुसलसल दी गई थी। मेरी आंख अभी तक दर्द कर रही थी। रास्ते में ही बारिश रुक गई। फौजी वैगन एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। बारिश दोबारा नहीं हुई थी। आसमान पर किसी जेट हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के बाद की गूंज सुनाई दी। इसका मतलब था कि हवाई अड्डा कहीं करीब ही था, मगर अभी तक बाहर से किसी मोटर कार या रिक्शे की आवाज नहीं आई, जिससे मैं ये नतीजा निकाल सकता था कि हम शहर के मज़ाफ़ात में आ गए हैं। बाहर अभी तक दरख्त ही पीछे को भागते नजर आ रहे थे, जो अब शाम की सरमई धुंधले होने लगे थे। सड़क पर उतराई चढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि हम अहमदाबाद के मज़ाफ़ात में पहुंचने वाले हैं। ये उतराई चढ़ाई अब अहमदाबाद शहर के जनूब में कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर थी। यहाँ से 2 बार गुजरा था और मुझे मालूम था कि यहाँ कई गहरे खड्ड और खाइयाँ हैं, मगर ये सारी मालूमात मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, क्योंकि 2 राइफलें मेरे एहन सामने थी, जिनके चैम्बर में भरी हुई लंबी गोलियां मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा सकती थी। अब तो मैं यही सोच रहा था कि देखें अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में मुझ पर किस नौयत के सितम तोड़े जाते हैं। स्टेशन वैगन एक मोड़ काटकर सीधी हुई। मेरे पेट में जैसे किसी ने खंजर छुपो दिया हो। असल में मुझे देर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी, मगर मैंने इसलिए फौजियों से नहीं कहा था कि वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब जो मेरे पेट में एस उठी थी, तो मैंने बड़ी आजी से इन्हें कहा, भगवान के लिए मुझे पेशाब करा दें। पहले तो इन्होंने कोई ध्यान न दिया। जब मैं गिड़गिड़ाया तो एक फौजी ने ड्राइवर की साइड पर हाथ से ठक ठक की तो वैगन की रफ्तार हल्की हो गई। क्या बात है, मराठी ज़बान में इसे कहा कि कैदी का पेशाब निकला जा रहा है। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ से यही जवाब मिलेगा कि इसे कहो कि वैगन में ही करते, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वैगन सड़क के एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। अगली सीट से कुछ लांग लगाकर बाहर उतरा, फिर वैगन का अकबी दरवाजा खुल गया। इसे ले आओ इधर। दोनों फौजी मुझे वैगन से बाहर ले आए। दोनों ने मुझे बाजों से पकड़ रखा था। दूसरे फौजी ने अपनी गन मुझ पर तान रखी थी। वैगन के बोनट के पास नौजवान मरहट्टा लेफ्टिनेंट खड़ा था। इसने कहा, इसे यहीं झाड़ी में खड़ा कर दो। इन्होंने मेरे बाजू नहीं खोले थे। मैंने कहा, साहब जी मैं पतलून। लेफ्टिनेंट ने मुझे घूर कर कहा, बकवास बंद करो, चलो फारग हो जाओ यहाँ। इसने एक फौजी को इशारा किया, जिसने मेरे हाथ खोल दिए। इस दौरान में मैंने ये देख लिया था कि शाम के धुंधलके में जहाँ मैं झाड़ियों के पास खड़ा था, वहाँ दूर नीचे कोई दरिया बह रहा था। ये दरिया इस जगह मिट्टी के ऊंचे टीलों की आगोश में से होकर एक चक्कर खाकर बाएं जनब घूम गया था। दूसरे नीचे दरिया के किनारे तक झाड़ियों का सिलसिला चला गया था। अब तक मेरे जहन में फरार का ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन अचानक दूर नीचे दरिया को बहते देखकर मेरे जहन में एक बिजली सी चमक गई। यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत ने मुझे फरार का मौका देने के लिए वैगन को यहाँ रुकवाया है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने खुद को दरिया में गिराने का फैसला कर लिया।